प्रवास ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਸੂਧਾ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ स्टूडियो च विराजमान है जी। वसुधा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। आप कला स्टूडियो के बारे में बताइए। आप कला से बहुत देर से जुड़े हुए हैं, जो आपका आर्ट स्टूडियो है उसके बारे में बताइए। जी, मेरे आर्ट स्टूडियो का नाम एक्सप्रेशन आर्ट स्टूडियो है और ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले इसको रजिस्टर कराया था। और इसको जब मैंने रजिस्टर कराया तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पे मोटिवेट कर पाऊँगी, पर मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे लोगों को मैं यहाँ विजुअल आर्ट के फील्ड में मोटिवेट कर पाई। आप ये बताइए कि आर्ट स्टूडियो का नाम आपने एक्सप्रेशन आर्ट स्टूडियो क्यों और कैसे रखा? जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी आर्ट, कोई भी कला एक एक्सप्रेशन होती है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है। जैसे भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, उसी तरीके से कला के द्वारा भी आप अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। चाहे आप चित्रकला की बात करें, चाहे आप नृत्य कला की बात करें, चाहे आप म्यूज़िक की बात करें, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उसके माध्यम से। मेरा सवाल ये है कि एक कनाडा और वो भी एडमिंटन, दूसरी ओर कोविड-19 पैंडेमिक का दौर, तो ये एक्सप्रेशन आर्ट स्टूडियो यहाँ पे स्थापित करने का कैसे ख्याल आया? देखिए, जब मैं यहाँ आई थी कुछ 5 साल पहले, करीब 5 साल हो गए मुझे, तब मुझे यहाँ पे, आप समझते हैं कि जब हम न्यू इमिग्रेंट आते हैं तब हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अपने काम से रिलेटेड, या हमारा सर्कल नहीं होता, या हमारे कॉन्टेक्ट्स नहीं होते। अपने को अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। जब मैं यहाँ आई तो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि जैसे आर्ट के लिए यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। जिस तरीके के लोगों से मैं मिल रही थी उन लोगों को भी उस सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। और इंडिया में मैं एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट काफ़ी काम कर चुकी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, मुझे अपने अंदर के आर्टिस्ट को ज़िंदा रखना है, मुझे उसको ख़त्म नहीं करना है। जो कि मैं यहाँ सुन रही थी कि लोग यहाँ पे आके अपना स्किल खो देते हैं और दूसरे किसी चीज़ों में लग जाते हैं। कोई कह रहा था कि बिल बत्तियों में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ थी कि मुझे अपने आर्ट को ज़िंदा रखना है, और इसके लिए मैंने ये किया कि मैंने जो ऑलरेडी एसोसिएशंस थी, जो संस्थाएं थी, मैंने उनको ऑफ़र किया कि मैं आपको फ्री आर्ट क्लासेस देती हूँ। लेकिन मुझे कुछ ख़ास, क्योंकि मेरा कोई न, मैं यहाँ मेरी कोई पहचान नहीं थी, और जब तक कोई पहचान नहीं होती है आपको इतना कुछ मिलता नहीं, तो उन लोगों को, उन्होंने मुझे कुछ ख़ास इस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं किया कि हाँ मैं यहाँ पे, जबकि मैं फ़्री दे रही थी। और चूँकि मैं इंडिया से आई थी तो मुझे ये लग रहा था कि एक तो मैं फ़्री दे रही हूँ और मुझे मना कर दिया। सो समवेयर मुझे लगा कि नहीं। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन माइकल्स एज अ आर्ट इंस्ट्रक्टर। वो मेरा हफ्ते में 2 घंटे का काम होता था, पर मैं वहाँ पे एज अ आर्ट इंस्ट्रक्टर लोगों को आर्ट सिखाती थी। मगर फिर धीरे धीरे मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपना खुद का आर्ट स्टूडियो खोलती हूँ, क्योंकि 2 घंटे के जॉब के लिए ड्राइव करके जाना मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगता था। और सर्दियों के दिनों में तो, और मैं साउथ वेस्ट में शिफ्ट हो गई थी, मैं आती थी साउथ ईस्ट में, तो इट्स क्वाइट बिग डिफरेंस। मगर वहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिली, और वो करते करते मुझे एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया था कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, और लोगों को आपका टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है। और फिर मैंने अपना खुद का आर्ट स्टूडियो रजिस्टर कराया। आप इस आर्ट स्टूडियो में कौन कौन सी एज के जो स्टूडेंट्स आप ले रहे हो? मेरे आर्ट स्टूडियो में मैंने यहाँ पर 5 साल की उम्र से लेके मैंने 60+ तक के लोगों को भी टीच किया है। और जब कोई मुझे पेरेंट्स पूछता है कि आप किस एज के बच्चों को लेते हैं, तब मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपका बच्चा एक तो पेंसिल पकड़ ले और एक बैठ जाए टिक के एक जगह पे। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे बड़े नॉटी होते हैं और वो बैठते ही नहीं है। एक बच्चा मेरे पास आया तो उसको मैं उस कुर्सी पे बिठाती थी, वो टेबल पे बैठ जाता था। सो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि
आर्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एज कोई मायने नहीं रखती। आप एक तो किसी भी एज में सीख सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि छोटा बच्चा भी काफ़ी अच्छा काम करता हो, उतना बड़ा बच्चा भी ना करता हो। तो ये चीज़ें कुछ तो गिफ्टेड भी होती हैं, कुछ बच्चों का अपना सिटिंग एबिलिटी, उनके अपने कंसंट्रेशन पे भी इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं जब भी कोई पेरेंट आता है, मैं एक छोटा-सा उनका असेसमेंट लेती हूँ और उस असेसमेंट में मैं बस यही देखती हूँ कि बच्चा कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो कर क्या रहा है। और यदि मुझे लगता है कि नहीं ये बच्चा तो बैठ ही नहीं पाएगा, तो मैं मना कर देती हूँ कि आप थोड़े दिन रुकिए, आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद आइए। और जब बच्चे आते भी हैं तब सिर्फ हम ये असिस्ट करते हैं कि वो किस जगह पर हैं, क्योंकि कई बार जैसे मैंने आपको कहा कि 6 साल का बच्चा भी 10 साल के बच्चे से ज़्यादा अच्छा करता है, तो उस वक्त मैं उसको 6 साल के बच्चे का कोर्स ऑफ़र नहीं करती। यदि मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर है और यहाँ से कर रहा है, तो मैं उसको वहीं से आगे पिकअप करती हूँ। लेकिन एज ए टीचर कौन सी एज ग्रुप को टीच करके आपको ज़्यादा आनंद आता है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे करीब 10 साल से लेके कुछ 16-17 साल के बच्चों को टीच करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके पीछे कारण भी है कि उनका ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाता है, तो आप उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं और वो उसको एब्जॉर्व करते हैं। और इसलिए मैं उनको बहुत तरीके की चीज़ें सिखा पाती हूँ। तो मुझे और फिर उनका वर्क देख के मुझे भी खुद को कहीं पे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उस उम्र के बच्चे धीरे-धीरे काफ़ी सारी चीज़ें, वो ऑयल पेंटिंग्स करने लगते हैं, वो पोर्ट्रेट्स भी सीखने लगते हैं, इसलिए मुझे पसंद आता है। और ज़्यादा बड़े एडल्ट्स को मुझे सिखाना में ज़्यादा मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सीखने नहीं आते, वो पेंटिंग बनाने आते हैं। उनको ये लगता है कि आप हमें एक पेंटिंग बनवा दीजिए, डायरेक्ट सीधे आप एक पेंटिंग बनवा दीजिए, उनको सीखना नहीं होता है। तो कहीं न कहीं उनके पेंटिंग्स में ये होता है कि उनसे जो नहीं बन रहा है वो हम बना के देते हैं और उनको सीधे ही पेंटिंग बनानी होती है। तो कई बार आपको ये चीज़ महसूस होती है कि नहीं, आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि मैं आपको बना के दे दूँ जो चीज़ आपसे नहीं बन रही। तो मुझे उनको जंप कराना पड़ता है। जो बड़े आते हैं उनको मैं यहाँ से, अच्छा ये किया है, ये नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ से जंप करा के यहाँ बिठा देती हूँ। तो ठीक है, वो पेंटिंग बना लेते हैं क्योंकि उससे भी उनको खुशी मिलती है और काम के साथ उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ABCD से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो बच्चे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इसलिए मुझे उस एज ग्रुप के 10 से 15, 16, 17 साल के बच्चों को सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपका बहुत एक्सपीरियंस है पेंटिंग के फील्ड में। अगर वसुधा से ये पूछा जाए कि अच्छी पेंटिंग क्या है, क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ अच्छी पेंटिंग है ये, तो क्या, हाउ विल यू डिफाइन दैट? देखिए, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। जो चीज़ देखने वाले को अच्छी लगे, आपको कोई एक चीज़ अच्छी लग सकती है, मुझे कोई एक चीज़ अच्छी लग सकती है, लेकिन यदि आप लेकिन मेरा आपको पर्सपेक्टिव पूछें तो मुझे लगता है कि एक तो कुछ रियलिस्टिक वर्क हो, कि लगे कि हाँ, सामने वाले ने काम किया है, उसकी लर्निंग और उसका साधना दिख रही है, उसका एजुकेशन दिख रहा है। और दूसरा, उसमें कोई मैसेज हो, वो पेंटिंग कोई मैसेज देती हो। या मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लैंडस्केप्स बनाना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप पेंटिंग को देखें, वो पेंटिंग आपकी आंखों के सामने लगी हो, यदि आपने ड्राइंग रूम में पेंटिंग लगाई है और आप उसे दिन भर देख रहे हैं, तो आपको उसको देख के अच्छा लगना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक तो खूबसूरती तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए, खूबसूरती के साथ साथ मैसेज भी है तो बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ काम भी बराबर उस पेंटिंग का दिखना चाहिए कि हाँ, इसमें इतना काम हुआ है। कई चित्रकारों से मैंने इंटरव्यू की है, तो कुछ एक चित्रकार हैं, उनमें से अधिकतर का कहना था कि अच्छी पेंटिंग वो है जो इट स्पीक्स इटसेल्फ, जो आप बोलती है, वो आप उसको, उसका जो फर्स्ट लुक होगा ना, तो वो सब अपने आप एक्सप्लेन करेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो ये जो बात मैंने कही उसी को आप दूसरे शब्दों में कह लें कि अच्छी पेंटिंग वो है जो आप बोलती है। आप कौन बोलेगा? जिसकी पूरी तैयारी है। अब आप बोलने का मतलब कि एक तो आपको कनेक्ट कर ले वो, तो यदि वो खूबसूरत है पेंटिंग, तो वो आपको कनेक्ट करेगी। यदि उसमें कोई मैसेज है, तो डेफ़िनेटली वो मैसेज आप तक पहुँचेगा। और तीसरी चीज़ जो कि मैंने कही कि वो पेंटिंग में
दिखना चाहिए कि कलाकार ने कुछ काम किया है। तो वही चीज़ है कि आपका जो भी साधना है वो आपके काम में नज़र आती है। आपकी पेंटिंग्स का अक्सर थीम क्या होता है? देखिए मैं तो साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैंने जब पेंटिंग्स करना शुरू किया तब मैंने शौकिया शुरू किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगी या एज आर्टिस्ट मुझे इस तरीके का रिकग्निशन मिलेगा। इसलिए मैंने तो वो किया जो मुझे अच्छा लगा, मुझे जो करना अच्छा लगा मैंने वो किया। और यही कारण है कि मैंने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स सीखे अलग अलग। लेकिन यदि मुझे पसंद आता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लैंडस्केप्स करना बहुत पसंद है, और जो भी सब्जेक्ट मुझे अपील करता है मैं उससे रिलेटेड पेंटिंग करती हूँ। यदि कोई चीज़ चल रही है, अभी जैसे मेरे दिमाग में है कि ड्यूरिंग द पैंडमिक अभी हमारे दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है, राइट, कि हम दुनिया भर की न्यूज़ पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन अपने आप हो जाता है, जो आपके मन में चलता है उसका एक्सप्रेशन कैनवस पे आ जाता है। आप अगर खुद पेंटिंग करते हो तो किस टाइम करते हो? जब बहुत उदास होते हो या बहुत खुश? जब मेरा मन लगता है। तो मन उदास या खुश होता है? देखिए ये तो ऐसा होता है कि उदासी और खुशी का ऐसा फ़र्क पड़ता है आपके वर्क पे कि जो आपके दिल में चलता है वो बाहर निकलता है। तो यदि आपने उदास मूड में कोई वर्क किया है तो आपका सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर देगा, आप कुछ वैसे ही सब्जेक्ट पिक करेंगे। यदि आप खुशी में पेंटिंग कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट भी वैसे ही रिफ्लेक्शन आ जाती है। मेरा एक सेंटेंस का जवाब चाहिए। जब खुश मूड होता है आपका तो कैसी पेंटिंग बनाओगे, क्या दिखाओगे? मान लो उस वक्त मेरी पेंटिंग में वही दिखेगा जो मेरी खुशी का कारण होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप फेस्टिव मूड में हैं, तो आपके पेंटिंग्स में फेस्टिवल्स शो हो जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट, क्योंकि हम उस वक्त उस माहौल में रहते हैं, उस मूड में रहते हैं। या आपने अभी कोई वेडिंग अटेंड किए तो कहीं ना कहीं वो सारी ट्रेडिशंस और वो सारी वो सारा चीज़ें है। आपके पेंटिंग्स में हाँ। रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे आप आज की बात करें तो अभी हाल फिलहाल मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जो मुझे करना है, मैं जब बाहर निकलती हूँ आसमान में वो जो बादल दिखते हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे अपील करते हैं। और वही मैंने अपने ऑनलाइन वर्कशॉप में बादल ही पेंट कराए थे, क्योंकि वो मुझे जब मैं बाहर निकलती हूँ सामने दिखते हैं। कभी कभी मैं बैठ के अपने मोबाइल से पिक्चर्स लेती हूँ, लेकिन जब आप उस नीले आसमान के नीचे बैठ के खुद अपनी पेंटिंग बनाएंगे तब आप उनकी खूबसूरती को और ज़्यादा महसूस करेंगे। और जब उदास फिर? देखिए उदास आप किस चीज़ को लेके हैं उस पर डिपेंड करता है, आपका भाव क्या है, आपके अंदर का भाव क्या है। अब मैं उदास किस बात को लेके हूँ इस पे निर्भर करता है। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले जब मैं ये सारे न्यूज़ पढ़ रही थी कि इटली में ऐसा हुआ या इंडिया में ये हुआ या न्यूयॉर्क में ऐसा सब हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे वर्क के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही थी, क्योंकि उस वक्त आपके दिल में वो सारी भाव चल रहे हैं। तो आप किस बात को लेके उदास हैं? कई बार ये होता है कि हम अकेलेपन को लेके ही उदास होते हैं, तो कई बार मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप उदास भी हैं तभी भी कोई खूबसूरत सी पेंटिंग बनाइए, क्योंकि वो आपकी उदासी को दूर करेगा। मेरे सर्कल में बहुत सारे कलाकार लोग हैं, कुछ गायक भी हैं, चित्रकार भी हैं। तो जैसे ये कोविड-19 पैंडेमिक का माहौल था, तो इस दौर में सब कुछ स्ट्रक हो गया था, लोग घरों में थे। जी। तो खास करके जो चित्रकार लोग थे उनको तो बहुत टाइम मिला होगा कुछ अच्छी पेंटिंग करने का। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपने क्या खास सृजना की है? देखिए कोविड-19 के दौरान यदि आप देखें तो सोशल मीडिया पे भी लोगों की क्रिएटिविटी की बाढ़ आई हुई है। कहीं ना कहीं हम जब डे टू डे लाइफ में इतना दौड़ते भागते हैं, नौकरी, घर के काम, बच्चों की एक्टिविटीज़, कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कंसंट्रेट करने का। कोविड-19 ने कहीं ना कहीं लोगों को मौका दिया अपने अंदर झांकने का, खुद तो के अंदर कंसंट्रेट आपने करने क्या, का। मेरा सवाल है, क्या जी, खास? मैंने उस दौरान कुछ पेंटिंग्स की हैं, और चूंकि वेदर भी बदलने लगा था तो मैंने जो पेंटिंग्स की उसमें स्प्रिंग आया था, इसलिए मैंने कुछ फूलों से फ्लोरल पेंटिंग्स की। फिर अभी मैंने कुछ लैंडस्केप पे काम किया। उसके साथ साथ मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स दी इस दौरान, और वो वर्कशॉप्स मैंने सभी के लिए, कम्युनिटी के लिए फ्री रखी। तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कोई भी उन ऑनलाइन वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकता था। अभी भी वो ऑनलाइन वर्कशॉप्स चल रही हैं मेरी। तो मेरे को एक एक दो दो शब्दों का जवाब चाहिए। अब
कलर्स की बात करते हैं, जी, लाल रंग किस चीज़ का प्रतीक है? लाल रंग एनर्जी को बताता है, एग्रेशन को भी बताता है, मगर दूसरी तरफ लाल रंग यदि हम अपने कल्चर की बात करें तो उसे हम शुभ भी मानते हैं, और उसके साथ साथ लाल रंग कहीं ना कहीं प्यार को भी प्रदर्शित करता है, जो कि लाल गुलाब इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और हरा? हरा कलर, देखिए हम जब स्पेक्ट्रम में कलर्स की बात करते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ कलर्स की, तो कुछ कलर कूल कलर्स होते हैं, कुछ कलर वार्म कलर्स होते हरा हैं। किस? पीला, लाल और ऑरेंज ये होते हैं वार्म कलर्स, और नीला, हरा, पर्पल ये कलर्स होते हैं कूल कलर्स। तो हरा कलर आपको बहुत शांति देता है, आपको बहुत पीस देता है। जब आप हरे कलर को देखते हैं तो आपको बहुत शांति का अनुभव होता येलो? है। येलो कलर आपको खुश करता है। येलो कलर में एक काफ़ी वाइब्रेंट कलर है Blue? जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा यदि आप येलो कलर को देखेंगे तो आपको इरिटेशन भी होगी। ब्लू? ब्लू कलर शांति का प्रतीक है, ब्लू कलर लॉयल्टी का प्रतीक है। जैसे आप देखें स्काई का कलर ब्लू है, पानी का कलर ब्लू है, ये दो एलिमेंट हैं जो बहुत लॉयल हैं वर्ल्ड में। वॉयलेट? वॉयलेट कलर बनता है ब्लू और रेड के मिश्रण से। तो जो ब्लू कलर लॉयल्टी, शांति, पीस का प्रतीक है, उसी तरफ से जो रेड कलर है वो एनर्जी का प्रतीक है। तो वॉयलेट कलर कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी के, एनर्जी के साथ लॉयल्टी का प्रतीक है, इसीलिए इसको रॉयल कलर भी कहा जाता है। और ब्लैक? ब्लैक कलर के भी बारे में यदि हम बात करें तो ब्लैक कलर को कहीं ना कहीं ईवल के साथ जोड़ा गया है, या दुख के साथ जोड़ा गया है, शोक के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए शोक के समय में पहना जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ब्लैक कलर को फॉर्मल और सोफेस्टिकेटेड कलर भी माना गया है, इसीलिए उसको फॉर्मल ड्रेसेस में और पार्टी ड्रेसेस में ब्लैक कलर को बहुत यूज़ किया जाता है। अब आप ये बताइए, इन सारे कलर्स में से आपका फेवरेट कलर कौन सा है? एक कलर। मुझे बहुत सारे कलर पसंद है, इसीलिए मैं कलाकार हूँ। एक कलर की बात पूछें। मुझे सफ़ेद भी बहुत अच्छा लगता है। अब सुधा जी, आप मान सम्मान के बारे में बताइए। आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको मान सम्मान भी मिला होगा, बहुत सारे अवार्ड भी मिले होंगे। देखिए, जहाँ तक आप मान सम्मान की बात करते हैं तो ये तो मैं कहूँगी कि आर्ट से कुछ और मिले न मिले, आपको रिकग्निशन और रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। तो कई लोगों ने मेरे काम को पसंद किया और वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कनाडा में यदि मैं बताऊं कि 5 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी और मैंने बहुत छोटे से शुरू किया था, और अभी अक्टूबर 2019 में मुझे यहाँ पर राइस अवार्ड मिला, जो कि आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी के लिए EMCN की तरफ से दिया गया। मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड है एक कलाकार के तौर पे। बातें तो बहुत करने को दिल करता और भी, लेकिन समय इतना नहीं है। तो आखिर में ये बताइए, एक्सप्रेशन आर्ट स्टूडियो को ज्वाइन करना चाहे तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एक्सप्रेशन आर्ट स्टूडियो को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.vasudhaexpression.com पर विज़िट करके वहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी पूरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ फेसबुक पे हमारे एक्सप्रेशन आर्ट स्टूडियो और आर्टवर्क्स बाय वसुधा के दोनों ही पेजेस हैं, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो वसुधा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और मुझे अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का एक मौका दिया। थैंक यू सो मच। दुनिया दे विच रख फरीदा ऐसा बहन खलोण, कोल होइए तां हस्सण लोकी, दूर जाइए तां रोण। सो इसी साडा अज दा प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर मिलन दे वादे नाल। तेग बित नूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।